सो लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी स्पेशल। एक नया दवाई कैसे बनता है, राइट? न्यू ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस। सो ड्रग, ये ड्रग नाम आने से पहले इसको पहले क्या बोलते थे, राइट? ये सब के बारे में हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है ना, 10,000 कंपाउंड्स ऐसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो हमको एक पर्टिकुलर बीमारी या किसी चीज़ के लिए चाहिए, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 6,200 जो है वो लगता है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम में काम करेगा या इस पर्टिकुलर बीमारी में काम करेगा अकॉर्डिंग टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़। उसमें क्या होगा कि ओनली 21 ऑफ देम जिसमें 0.3% जो होता है वो स्टेज ऑफ सब एक्यूट टॉक्सिटी में जाता है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि आउट ऑफ दिस 21 ओनली 2 to 6 मॉलिक्यूल्स जो है, दैट इज़ 0.04 to 0.1% जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए जाता है, और जिसमें से एक जो है वो हमारा दवाई बनता है। तो ये जो कंपाउंड्स थे, ठीक है, वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स मिले, ठीक है, जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स है, मान लीजिए ये 21 मॉलिक्यूल्स जो स्टेज ऑफ सब एक्यूट टॉक्सिटी में जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लीड मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये लीड मॉलिक्यूल जो होता है अल्टीमेटली फिर क्लिनिकल ट्रायल की फेज़ में क्रॉस करता है, ठीक है, और फिर वहाँ से वो क्या बनता है, ड्रग, ठीक है। तो उसको हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। नाउ देयर आर 4 पिलर्स इन ड्रग डिस्कवरी। द 4 पिलर्स आर केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। कि कोई भी डिजीज़ कॉज करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म माइक्रोबायोलॉजी में आपको मिलेगा, और उसको डिटेल में जब आप किसी भी दवाई को देख रहे हैं या कोई भी, चाहे वो प्लांट ओरिजिन का हो, एनिमल ओरिजिन का हो, या फिर हम लोग सिंथेटिक बना रहे हैं, तो वो सब वहाँ पे इवन आपको बायोटेक्नोलॉजी का काम आएगा। बट ड्रग डिस्कवरी के लिए आपको ये फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री इसका जरूरत पड़ेगा। तो शॉर्ट में हिस्ट्री देखते हैं। सर ट्यूनर जो थे सबसे पहले मॉर्फिन को आइसोलेट किए थे ओपियम एक्सट्रैक्ट से 1815 में, 1815, ओके। नाउ पेपावेरिन वाज आइसोलेटेड इन 1848। केकुली जो होता है वो मतलब हम लोग पढ़ते थे केकुली मॉडल, एरोमेटिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर दिए थे, ठीक है। तो बेंजीन रिंग को केकुली रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, 1865 में। एवोगाड्रो जो था उन्होंने क्या किया, 1870 में पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है। 1872 to 1874 में क्या हो गया, वॉल्डेयर, ठीक है, वो वॉल्डेयर्स रिंग पढ़े हैं आप एनाटॉमी में, ठीक है। ही वॉज एनाटॉमिस्ट। तो विलियम वॉल्डेयर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ कीमो रिसेप्टर। उन्हीं के जो स्टूडेंट थे पॉल अर्लिक ने वहाँ पे वो सेलेक्टिव अफिनिटी ऑफ डाइज देख रहे थे फॉर बायोलॉजिकल टिश्यूज़। वहाँ से एक पॉस्टुलेट आया कि देर इज़ आइडिया ऑफ रिसेप्टर वहीं आया, ठीक है। और ये फिर बाद में पॉल अर्लिक ने ही रिसेप्टर के बारे में फिर डिटेल में बताया, और यहाँ बर्थ हो गया हमारा केमोथेरेपी का, ठीक है। किस तरह से रिसेप्टर काम करते हैं, किस तरह से ये सब स्टार्ट हुआ। ना 1872 टू 1874 का बात किए थे हम। सिमिलरली 1871 से 1918 में क्या हुआ कि क्लॉड बर्नैड और फ्रैंकोइस मेजेंटी, इन्होंने देखा क्या गया कि फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं दे आर फॉर्म द बेसिस फॉर द फार्माकोलॉजी। तो यहाँ पे बर्थ हुआ किनका, फार्माकोलॉजी का, ठीक है। और ऑसवर्ड स्किमिडबर्ग ने वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रासबर्ग में बहुत डिटेल में काम किया था, ठीक है। 1929 में सबसे पहले क्या हुआ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन खोजा, ठीक। 1933 में कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम का डिस्कवरी हुआ। 1935 में फर्स्ट ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोंटोसिल, दिस इज द सल्फा ड्रग, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये ड्रग डिस्कवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1935 में कार्बोनिक एनहाइड्रेज मतलब प्रोंटोसिल डिस्कवरी किया गया। 1949 में एसिटाजोलामाइड, 1955 में कार्बुटामाइड, और जिससे बाद में टॉलबुटामाइड बनता है हमारा, टॉलबुटामाइड, ठीक है। और 1957 में क्लोरथायाजाइड, जिससे हमारा फ्रूसमाइड बनता है, ठीक है। तो सर आपने सिर्फ इतना नाम क्यों लिखा, क्योंकि ये सब एक दूसरे से बनता है,
इससे ये बनता है, इससे ये बनता है, ठीक है, और इवन इससे ये भी बनता है। इसका मतलब क्या होगा? चलो थोड़ा सा देखते हैं, हिस्ट्री एंड डिस्कवरी ऑफ सल्फा ड्रग। तो कोई भी दवाई जो है सबसे पहले डिस्कवरी होती है, तो जैसे प्रोंटोसील का मैंने बात किया, उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, और देखा क्या गया कि वो नाइट्रियूरेसिस करता है, सोडियम का पेशाब से निकालता है और एक्सक्रीशन ऑफ वाटर भी करवाता है, ठीक है। इसका नाम क्या था? सल्फामिडोक्रिसआयोडीन, ठीक है, ये आयोडीन नहीं है, देख लीजिएगा, दिस इज़ नॉट आयोडीन, ठीक है, सल्फामाइडोक्रिसआयोडीन, ठीक है। तो इसका नाम याद रखिएगा प्रोंटोसील, ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। प्रोंटोसील से मदर मॉलिक्यूल बना, मदर मॉलिक्यूल का नाम था सल्फानीलामाइड, नीला ब्लू, राइट, सल्फानीलामाइड, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये जो मदर मॉलिक्यूल थे, इस मदर मॉलिक्यूल से देखो क्या क्या बना, सल्फाडायाजीन, सल्फाथायाजोल, कार्बुटामाइड, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, सल्फाडायाजीन, सल्फाथायाजोल, ये तो सल्फा ड्रग्स हो गए। तो ये सारे सल्फा ड्रग्स है क्योंकि मदर मॉलिक्यूल तो सल्फा ही है, ठीक है। जितने भी सन बनेंगे, 4 सन जो है हमारा दिखा रहा है, 4 सन जो बन रहा है या 4 डॉटर जो बन रहा है, वो क्या है? वो भी मतलब सल्फा ही होगा, राइट। तो अब देखिएगा सल्फर, तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि 1955 में बना कार्बुटामाइड, 1949 में बना एसिटाजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड से बनता है कार्जेनाइड, ठीक है। और ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए ये दवाई यूज़ किया जाता था, डाइक्लोरफेनामाइड, ठीक है। हम लोग कहाँ पे थे? एसिटाजोलामाइड, इसका तो हर जगह यूज़ है, आप देखें इसमें ग्लोकोमा पे भी यूज़ है और हर बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग। उससे एक और मॉडिफाइड ड्रग बना डाइक्लोरफेनामाइड, फिर डीएस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फिर उससे बनता है क्लोरथायाजाइड। सर आप आई पढ़ाते पढ़ाते, आई का बताते बताते अचानक से है ना इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, उसमें भी एसिटाजोलामाइड का यूज़ करते हैं। मतलब वहाँ से करते करते आप बीपी का दवाई में कैसे पहुँच गए? क्योंकि ये सब एक ही मॉलिक्यूल से बनता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके उससे बना। अब ये क्लोरथायाजाइड से बनता है फुरोसिमाइड, राइट, लैसिक्स, और वहाँ से बनता है डायाजॉक्साइड, और फिर उससे बहुत सारा सल्फोनामाइड बनते हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये जो कार्बुटामाइड जब बना था 1955 में, वहाँ से बनता है टॉलबुटामाइड, और टॉलबुटामाइड इज़ अ सल्फोनाइल यूरिया, जिसको हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटिस में यूज़ करते हैं। तो आप सोचिए, एक सल्फा ड्रग को यूज़ करके एक सल्फा ड्रग ने क्या क्या बना दिया, क्या क्या बनाया? एक डायबिटीज़ का दवाई बनाया, एक हाइपरटेंशन का दवाई बनाया, एक ग्लाउकोमा का दवाई बनाया, ठीक है, और एंटीबायोटिक तो होगा ही, एंटीबायोटिक तो होगा, एंटीबैक्टीरियल तो होगा ही, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, सल्फर ड्रग को हम लोग यूज़ करते हैं कीमोथेरेपी में, तो एंटीबैक्टीरियल से टर्म से यूज़ करने से बढ़िया रहेगा ऐसा कीमोथेरेपिक एजेंट, कीमोथेरेपी में यूज़ करते हैं। तो एक दवाई से देखो कितना सारा बना। तो ये हुआ कैसे, ये करने का तरीका क्या है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा डिटेल में जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, टर्म्स है दोनों अलग अलग है, ड्रग डिस्कवरी अलग चीज़ होती है और ड्रग डेवलपमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ ड्रग डिस्कवरी, राइट। ड्रग डिस्कवरी हुआ कैसे, अचानक से तो आएगा नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि ये ड्रग डेवलपमेंट जो होता है, ये प्रोसेस को स्लो कर देता है, टैपर करता है, इट फॉर्म्स द बॉटल नेक, ठीक है। ये मतलब ऐसे मतलब काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, अचानक से ये बॉटल नेक का काम कर रहा है, ठीक है, कि जहाँ पे शार्प डिक्लाइन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टारगेट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब टारगेट आइडेंटिफिकेशन मतलब ये क्या है भाई, तो टारगेट का मतलब हुआ कि एनी बायोमॉलिक्यूल, ये जीन हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वो न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, वो जेनेटिक लेवल पे भी हो सकता है। तो इट हैज़ अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, टारगेट हैज़ अ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट, ठीक है। और बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डिजीज़ जब हम लोग पढ़ेंगे, किसी भी डिजीज़ के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ जाएगा कि वो डिजीज़ कैसे काम कर रहा है। तो वहाँ से हम टारगेट निकालते हैं, ठीक है। टारगेट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो वो करने का तरीका में हमारा एक टर्म आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो मतलब लाइफ, है ना,
जिंदा चीज़ है ना, लिविंग थिंग्स, इंफॉर्मेशन। तो जितने भी डेटा है रिलेटेड टू एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग खुदाई करते हैं, राइट, डेटा माइनिंग कहते हैं, मतलब उसको हम लोग पूरा खोजते हैं उसमें, राइट। वहाँ से हम लोग जेनेटिक एसोसिएशन निकालते हैं, देखते हैं कि जेनेटिक एसोसिएशन कुछ है कि नहीं, टारगेट हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि हम लोग किस पे हम लोग को एक्ट करना है। तो जेनेटिक एसोसिएशन निकाल लिए। इन विट्रो हम लोग बहुत सारा स्टडीज़ करते हैं, जिसके बारे में कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, या अभी डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट कभी वीडियोस में वो सब जाएगा। और क्या इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ जेनेटिक लेवल पे या फिर किसी भी जो डिजीज़ है उसका पैथोफिजियोलॉजी में कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वो बीमारी हमारा ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग नॉकडाउन और नॉकआउट के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, नॉकडाउन का मतलब होता है साइलेंसिंग ऑफ द जीन, साइलेंस करना, और नॉकआउट मतलब होता है उसको निकाल ही दो, वहाँ से लात मार के निकाल दो। ठीक है ना, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि टारगेट हमारा जो है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेप्टिन या लेप्टिन रिसेप्टर जो होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिजीज़ कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, ये चीज़ हम एज्यूम किए, मतलब जाने। ठीक है, कैसे जाने? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जेनेटिक स्टडीज़ है, ठीक है ना, इन विट्रो स्टडीज़ है। ठीक है, उससे हम लोग पता किए कि ओबेसिटी के लिए हमारा लेप्टिन रिसेप्टर का रोल है। उसी तरह से सिमिलरली इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर एलर्जिक रिएक्शन में है, एलडीएल रिसेप्टर एथेरोस्क्लेरोसिस में है। इवन डिफरेंट अलग अलग इंसान में जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है जीन का, टारगेट जीन जो होता है उसका पॉलीमॉर्फिज्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बीटा 2 एड्रीनो रिसेप्टर बोलते हैं, तो एल्बिट्रोल किसी में काम करेगा, किसी में काम नहीं करेगा सही से। ठीक है, या प्रावास्टैटिन जो होता है वो सीटीपी प्रोटीन के लिए पॉलीफॉर्मिज्म शो करता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट तरह से शो करता है। तो सबसे पहले से बताइए टारगेट और मतलब क्या होता है, और जो लीड आपने लिखा था इसका डेफिनेशन क्या है, और ये हिट्स क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग मान के चलते हैं कि टारगेट्स आर हाइपोथेटिकली एसोसिएटेड विद सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, ये पता चल गया। तो ये एक तरह से हमारा रिसेप्टर हो गया, रिसेप्टर का पहले का नाम। ठीक है, और लीड्स क्या हुआ, ये हमारा ड्रग का पहले का नाम हो गया, मतलब कंपाउंड्स दैट कंटिन्यू टू शो इनिशियल पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन मोर कॉम्प्लेक्स मॉडल इन डोज डिपेंडेंट मैनर। ये तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। लीड का मतलब क्या होता है, लीड वो ऐसा कुछ कंपाउंड जो हम जनरेट कर रहे हैं जो हमारा टारगेट में, ठीक है, टारगेट में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ कंटिन्यू सिंपल मॉडल में नहीं, सिंपल में तो काम करेगा ही, साथ में कम्प्लेक्स मॉडल में भी काम करेगा डोज डिपेंडेंट मैनर में। ये हो गया लीड। ठीक है, तो हिट्स क्या हो गया, हिट्स क्या होता है कि पहले लीड एक नहीं होता, देखो मैंने एस लिखा है, एक सिंगल लीड नहीं लिखा, पहले मैंने बताया था ना बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। तो हिट्स क्या हो गया कि अचानक से, ठीक है, मैंने देखा कि यार ये जो दवाई, ये जो कंपाउंड है, इट एलिसिट्स अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन अ पर्टिकुलर ऐसे, मतलब किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी टारगेट के लिए अचानक से पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, आई एम सो सॉरी। तो मैं वही बोल रहा था कि लाइक सी, यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को एक ड्रग कहलाने के लिए पहले 10,000 कंपाउंड्स को सिलेक्ट करना पड़ता था, वहाँ से इतने सारे मॉलिक्यूल को छाटा गया, ठीक, और वहाँ से यहाँ पे लीड मॉलिक्यूल करने के लिए लीड्स है ना, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिले। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हिट्स, इसको हम लोग बोलते हैं हिट्स। जब काम करेगा वहाँ से कुछ लीड मॉलिक्यूल निकला, ठीक है, और उसमें से एक का नाम हम लोग ड्रग बनाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हिट्स जो है वहाँ से बना लीड्स। ठीक है, और ये दोनों कहाँ पे काम करेंगे, टारगेट्स में। ये टर्म्स हैं, जान के रखना होता है। ठीक है, जब टारगेट को आइडेंटिफाई कर लिए, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। तो वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, सर्टिफाई करना। टू सर्टिफाई द एक्सपेक्टेड मॉलिक्यूलर टारगेट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग इस फंक्शनल रोल, उसका फंक्शनल रोल को क्या करना है, हमको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना है।
तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे रिप्रोड्यूसिबिलिटी हो रहा है कि नहीं, मतलब रिपीट द एक्सपेरिमेंट कंफर्म करने के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है, इट इंट्रोड्यूस करो उसमें वेरिएशंस, तो ड्रग टारगेट एनवायरनमेंट में कुछ वेरिएशंस इंट्रोड्यूस कीजिए। तो वहाँ पे हम लोग जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। इन विट्रो टेक्निक्स में क्या करते हैं, जेनेटिक मैनिपुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे टर्म आता है नॉकडाउन, या फिर उसको हम लोग बोले थे साइलेंसिंग। तो mRNA, siRNA है ना, तो ये जितने भी है उससे नॉकडाउन होता है। नॉकआउट किससे करते हैं? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, वो नॉकआउट में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉक इन जो है वो वायरल ट्रांसफेक्शन ऑफ द म्यूटेंट जीन। तो वायरल ट्रांसफेक्शन ऑफ द म्यूटेंट जीन, उससे क्या होता है, नॉक इन करते हैं, मतलब कोई नया मॉलिक्यूल को हम ऐड करते हैं, नया जो जीन है उसको हम लोग जेनेटिक मैप में ऐड करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि अब जब हम टारगेट के बारे में वैलिडेट कर दिए, पता चल गया कि टारगेट ये है, कंफर्म हो गया कि टारगेट है, सर्टिफाई कर दिए हम टारगेट है, अब हम लोग लीड को डिस्कवरी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लीड या डिस्कवरी ऑफ द लीड। तो लीड मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे कॉमन होता है सेरेंडिपिटी। अचानक से सेरेंडिपिटी पाथवे, मतलब क्या हुआ कि मतलब बाय चांस, बाय लक हमारा कोई भी मॉलिक्यूल डिस्कवर हो गया, कोई भी लीड हमको मिल गया कि यार ये तो ये इस बीमारी में भी काम करता है। अब किसी बीमारी में वो साइड इफ़ेक्ट के रूप में हुआ था, जैसे मिनॉक्सिडिल ही ले लो, तो मिनॉक्सिडिल का काम क्या था, उसको थोड़ी ना हम लोग हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ करते थे पहले से ही। वो क्यों कैसे खोजा गया था? उसको खोजा गया था ब्लड प्रेशर के लिए, है ना। लेकिन आज उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है? स्प्रे के रूप में यूज़ किया जा रहा है, ड्रॉप्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका वो अचानक से खोजा गया था ये, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक तो होता है सेरेंडिपिटी, दूसरा होता है स्क्रीनिंग। तो जो स्क्रीन करते हैं, तो स्क्रीनिंग करने का मतलब क्या हो गया कि हम लोग पूरा डेटाबेस में खोजते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना, वो हो गया। फिर केमिकली हम लोग मॉडिफाई करके देखते हैं कि वो चीज़ काम कर रहा है कि नहीं। जैसे वो जो प्रोटोनसील वाला बताए थे, तो उसमें बहुत सारा केमिकल मॉडिफिकेशन कर करके तुमने देखा था कि क्या हुआ, एक कीमोथेरेपिक एजेंट जो था सल्फर ड्रग, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइपरटेंशन में भी यूज़ कर रहे हैं, डायबिटीज़ में भी यूज़ कर रहे हैं, ग्लोकोमा में भी यूज़ कर रहे हैं, और इवन एसिटाजोलामाइड था तो उसको तो मल्टीपल यूज़ है ना। तो केमिकली मॉडिफाई करके यूज़ कर रहे हैं। या फिर जीनोमिक्स, जिसमें जो रैशनल पाथवे होता है उसका पूरा जीनोमिक्स का स्ट्रक्चर बना के, जो हम लोग अभी ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया है कंप्यूटर का हेल्प से, हम लोग क्या करते हैं, उन सारे जीन्स को मिला के देखते हैं कैसे करके काम करता है। तो डिजीजेस कैन बी मल्टीफैक्टोरियल, और या फिर इवन तुम अगर बोले कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का जो मॉडल होता है, जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन सब रहता है, ओबेसिटी रहता है, तो उसमें ना बहुत कुछ अमाउंट ऑफ जीन्स रहते हैं जो एक साथ काम करते हैं, और उसमें से एक का भी अगर प्रॉब्लम होता है ना, तो सारा इट इज़ कनेक्टेड। सो अल्टीमेटली आपको ये टर्म नेक्सस जानना होगा। नेक्सस मीन्स कनेक्शन, राइट। तो ये कनेक्शंस हर जगह है। अगर आप कनेक्शंस नहीं बनाओगे तो आपको इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत होगा। तो इंटीग्रेशन एंड नेक्सस आर द टू पार्ट्स इन द सेम थिंग, ठीक है ना। तो आप जब भी पढ़ोगे, जो हमारा जीन लेवल पे भी कनेक्शंस है, आप जान रहे हो कि बहुत डिटेल में हम लोग को इस सब के बारे में भी जानना है, तो क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट्स के बीच में भी कनेक्शंस लाए और उसको आसान बनाएं। तो ये हमारा टारगेट है, किस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लीड जो है, जो ड्रग फिर जो बनने का जो प्रोसेस है, लीड से ड्रग बनने का जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले ये टर्म आता है SAR। SAR मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। स्ट्रक्चरल और, ठीक है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी मतलब किसी स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफाई करके उसका एक्टिविटी बदल सकता है, उसका क्या रिलेशनशिप है, मतलब एक स्ट्रक्चर और उसका एक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। ये स्ट्रक्चर अगर लीवो रहेगा तो कैसे काम करेगा, डेक्स्ट्रो रहेगा तो कैसे काम करेगा, है ना। यह स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उसका एक्टिविटी में क्या चेंज होगा, क्या उसमें साइड इफेक्ट होगा या साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, समझ में आया, क्या कुछ नया प्रॉब्लम होने लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम कम हो गया। तो ये सब हम लोग डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर लीड में, ये सब खोजते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या देखते हैं कि सिंथेटिकली फिजिबल है कि नहीं। क्यों देखते हैं, क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं देखेंगे तो हम लोग फिर उसी पे काम करते रहेंगे, और सिंथेटिक अगर फिजिबल ही नहीं रहा तो बाद में हम उसको बनाएंगे कैसे,
ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं, उसमें हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं कि ये ड्रग लीड जो है हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या रेजिस्टेंस होने का पोटेंशियल है कि बनाए और तुरंत वो रेजिस्टेंट हो गया, या वो जो रेजिस्टेंस होता है ना इफ्लेक्स करके, तो जो पी ग्लाइकोप्रोटीन और ये सब चीज़ जो पढ़े थे आप, तो उसमें क्या था, इफ्लेक्स प्रॉपर्टी होती थी, या कोई भी बैक्टीरिया में जो इम्यून सिस्टम होता है उसका कैसे करता है कि दवाई को क्या करता है, इफ्लक्स कर देता है। तो वो हम लोग चेक करते हैं कि दवाई में रेजिस्टेंस या इफ्लक्स पोटेंशियल है कि नहीं, ठीक है ना। तो वो सब हम लोग इन विट्रो देखते हैं, इन विवो नहीं, इन विट्रो, ठीक है। इन विवो में क्या देखते हैं, हाँ, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल देखते हैं और एफिकेसी देखते हैं कि कितना काम कर रहा है, और उसका डोजेस बनाने के लिए उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि उसका फार्माकोकाइनेटिक उसका सही है कि नहीं, मतलब एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है ना, और एक्सक्रीशन हो रहा है कि नहीं, कि बॉडी में जमा हो जा रहा है ना। उससे बहुत सारा टेस्ट होता है, एमीज टेस्ट और साइटोटॉक्सिकल एसेज रहते हैं, जिसमें हम पोटेंशियल टॉक्सिटी देख सकते हैं किसी कंपाउंड का, ठीक है ना। तो ये सब हुआ हमारा लीड का आइडेंटिफिकेशन करने में, ठीक है। लीड का डिस्कवरी हो गया। अब जब लीड का डिस्कवरी हो गया, मान लो एक मॉलिक्यूल हमारा निकला, जैसे बताए थे प्रोटॉनसिल, तो प्रोटॉनसिल जो है वो मॉलिक्यूल निकल गया, ठीक है, वो हमारा लीड निकला। अब वो लीड को हम क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। तो लीड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या हो गया, लीड्स आर केमिकली मॉडिफाइड in order to obtain compounds with suitable property to become a drug। बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड्स को ड्रग बनने के लिए केमिकली मॉडिफाई किया जाता है ताकि उसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हो जाए, है ना। तो जो प्रोटोटाइप ड्रग होता है वो हमारा पहला लीड हुआ, पहला मॉलिक्यूल हुआ, पहला ड्रग हुआ जो कहीं और से आया है, ठीक है। लेकिन फिर उसमें कुछ साइड इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, तो उसको फिर हम लोग स्ट्रक्चरली मॉडिफाई करेंगे, उससे एक नया दवाई बनेगा। तो इस तरह से दवाइयाँ बनती है, समझ में आया। तो लीड ऑप्टिमाइजेशन के बाद हम लोग उसमें हम लोग जो प्रोसेस है उससे हम लोग पोटेंसी उसका देखते हैं, इफिकेसी देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक सब चेक करते हैं, ठीक है। तो पोटेंसी क्या हो गया कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड फॉर इट स्पेसिफिक इफेक्ट टू ऑकर, मतलब एक दवाई में कितना मिनिमम, मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग चाहिए जिससे उसका एक पर्टिकुलर इफेक्ट आएगा, ठीक है। और एफिकेसी क्या हो गया कि इट मेजर्स द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द इफेक्ट इटसेल्फ एट सैचुरेटिंग ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब एक कंसंट्रेशन में, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में मैक्सिमम कितना वो काम करेगा, वो उसका एफिकेसी है। तो बच्चे, मतलब लोग तो यहीं का डेफिनेशन में ही फंस जाते हैं कि पोटेंसी एफिकेसी का डेफिनेशन पूछ दिए तो वो समझा ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट है, जान के रखिए, है ना। और पीके का मतलब क्या होता है, वो आमिर खान वाला पीके नहीं, पीके का मतलब क्या हुआ कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, आदमी करेगा, मतलब आदमी क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, है ना, एक्सक्रीशन। तो अल्टीमेटली क्या है, फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी और फार्माकोडायनेमिक जो होता है, ये ड्रग बॉडी के साथ क्या करेगा, तो ड्रग को चाहिए रिसेप्टर, ये हो गया हमारा टारगेट। तो टारगेट को वैलिडेट कर दिए, आइडेंटिफाई कर लिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ड्रग को खोज रहे हैं, ठीक है, कहाँ हो तुम, ठीक है। अब देखिए, अब जब हमारा लीड को हम लोग क्या किए, ऑप्टिमाइज कर लिए, बन गया हमारा, तो अब कोई भी नया ड्रग जो है अगर प्रॉमिसिंग थेरेप्यूटिक एक्टिविटी शो कर रहा है, तो उस मॉलिक्यूल का साइज, शेप, स्ट्रेंथ, वीकनेस, यूज, टॉक्सिसिटी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी सबको खंगाला जाता है, उसको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब देखा जाता है कि क्या क्या है, ठीक है। अब जब कैरेक्टराइज कर लिया गया है, तो कैरेक्टराइजेशन के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब क्या हो गया, ये हम लोग पढ़ते हैं पोसोलॉजी में। पोसोलॉजी मतलब क्या हो गया, डोजेस। तो ऑप्टिमल डोज बनाते हैं, ऑप्टिमल डोजेस फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कितना उसका डोज है, कितना डोज में देना है, ये हम लोग डिसाइड करते हैं। और डिसाइड करने के बाद अब आता है हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल, जो होता है हमारा एनिमल में, जो होता है हमारा एनिमल में, मतलब सेफ्टी एंड एफिकेसी इन एनिमल स्पीसीज। अभी भी ह्यूमन में नहीं गया है, क्लिनिकल ट्रायल अभी नहीं आया है, ये प्री क्लिनिकल ट्रायल है। और प्री क्लिनिकल ट्रायल कहाँ होता है, एनिमल में होता है, ठीक है। तो उसके लिए ICH आता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोनाइजेशन, ये कुछ गाइडलाइंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्री क्लिनिकल ट्रायल में हम लोग सबसे पहले दो चीज़ देखते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी और एक टॉक्सिकोलॉजी प्रॉपर्टी।
ठीक है, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी में फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक चेक करते हैं, और टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, इन विट्रो और इन विवो हम लोग टॉक्सिसिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो इन विट्रो में हम देखते हैं कि यार कोई डायरेक्ट इफेक्ट है कि नहीं सेल प्रोलिफरेशन और फिनोटाइप में। पता चला कोई दवाई दे रहे हैं और वो कैंसर प्रोड्यूस कर दिया, तो हम तो दवाई दे रहे थे हाइपरटेंशन के लिए, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो कैंसर प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये तो डेंजरस है, इसको दवाई को हम यहीं बंद कर देंगे, आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। ठीक है, या फिर हम लोग क्वांटिफिकेशन करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट का इन विवो किसी ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है ना, मतलब किसी मतलब जैसे रैट हो गया, माइस हो गया, गिनी पिग हो गया, हैमस्टर हो गया, रैबिट हो गया, तो ये सब जो एनिमल मॉडल्स हमारे जो जितने भी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा प्री क्लिनिकल ट्रायल। याद रखिएगा, ये होता है एनिमल में, ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट वाइवा में पूछा जाता है। जब हम लोग एनिमल में स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग IND, मतलब ये इंडिया नहीं है, ये क्या इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग प्रोसेस है, उसके लिए अप्लाई किया जाता है। एक कंपनी अप्लाई करती है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग हमको लगता है हमको मिल गया है। ठीक है, अभी वही 2 से 3 ड्रग के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अप्रूवल मिलता है, तो जब अप्रूवल मिलेगा उसके बाद ही हम क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च या डेवलपमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बिफोर अ क्लिनिकल ट्रायल बिगिंस, जो रिसर्चर होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, वो रिव्यू करते हैं प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रग टू डेवलप सम रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव, कि भाई हम ये दवाई को रिसर्च पे ला क्यों रहे हैं। अगर हम लोग एनिमल पे कर लिए, ठीक है, वेरी गुड, लेकिन एनिमल से ह्यूमन में आने के लिए बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। आपको कुछ रिसर्च क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे कि हम रिसर्च कर क्यों रहे हैं। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है ना, इस दवाई के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, वो करने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट्स जिस पे क्लिनिकल ट्रायल होगा उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस किस ह्यूमन को हम लोग यूज़ करेंगे। आप कॉमन डे एग्जांपल में देख सकते हो, अभी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है ना, अभी वैक्सीन दिया जा रहा है या वैक्सीन का खोज किया जा रहा है। अरे भाई, वो भी तो सेम प्रोसेस से गुजरा होगा ना। तो ये बताने का मेरा आज का मतलब क्या है, ये ड्रग डिस्कवरी मतलब क्या हुआ, वैक्सीन डिस्कवरी, यही सब हो रहा है ना। तो ये सब एक मतलब कैसे खोजा जाता है ये आप जानिए। ठीक है ना, फिर आपको बोला जाएगा कि नंबर ऑफ पीपल कितने पार्ट करेंगे स्टडी में, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी क्या होगा, अब इमरजेंसी में हम लोग को यूज़ करना है, कोविड ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो अचानक से हम लोग को इतना सारा वैक्सीन बनाने का ऑर्डर आ जा रहा है, मतलब कैसे करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे कैसे। तो बनाने का जो तरीका होता है तो उसके लिए हम लोग को इमरजेंसी यूज़ करना पड़ जाता है। अभी जितने भी वैक्सीन मिल रहे हैं वो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के बेसिस पे दिया जा रहा है। वो लोग पूरी तरह से क्लिनिकल ट्रायल जितना टाइम लिमिट में होना चाहिए था वो लोग उसको पास नहीं किए। वो लोग इमरजेंसी यूज़ के चक्कर में, मतलब इमरजेंसी यूज़ के प्रोसेस को यूज करके वो लोग वैक्सीन देना शुरू कर दिए। ठीक है, अच्छा, फिर डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और डोजेस फॉर्म, और फिर लास्ट में डेटा कलेक्शन एनालिसिस करके हम लोग को करना है, ये चीज़ वो लोग डिसाइड करते हैं। ठीक, बस ये चीज़ जान के रखिए कि क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने से पहले इतना कुछ होता है। ठीक है, जो हमारे किताबों में जनरली अच्छा से नहीं लिखा रहता है, जिससे हमारा एक गैप बन जाता है, समझ में नहीं आता है। फिर आता है सबसे पहले फेज़ 0 क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें 10 से 15 हेल्दी वॉलंटियर को हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी इन ह्यूमन चेक करते हैं। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एन एक्सप्लोरेटरी ट्रायल, इज फर्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल, और ये ह्यूमन माइक्रोडोजिंग ट्रायल है। ठीक है, फिर फेज़ 1 में सेफ्टी और डोजेस देखते हैं, जिसमें 20 से 80 हेल्दी वॉलंटियर यूज़ करते हैं। फेज़ 2 में एफिकेसी और साइड इफेक्ट देखते हैं और फ्यू 100 पेशेंट्स उसमें यूज़ करते हैं। फेज़ 3 में एफिकेसी और एडवर्स ड्रग रिएक्शन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जिसमें 300 to 30,000 पेशेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ भी पेशेंट था, यहाँ भी पेशेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग FDA को ये बोलेंगे कि भाई हमारा न्यू ड्रग एप्लीकेशन हम लोग देंगे, NDA देंगे। वहाँ IND था, अब आएगा NDA। वो करके FDA रिव्यू करेगा 6 से 10 मंथ में, और उसके बाद फेज़ 4 होगा, दैट इज़ द पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सेफ्टी मॉनिटरिंग। मतलब मार्केट में आ जाएगा वो ड्रग, हम लोग यूज़ करने लगेंगे उसको, वैक्सीन आ जाएगा मार्केट में। फिर वैक्सीन आने के बाद में पोस्ट मार्केटिंग उसको क्या करेंगे, सर्वाइलेंस करेंगे।
ठीक है, फार्माको विजिलेंस करेंगे और वहाँ पे फिर फेज 5 आता है, दिस इज द फार्माको एपिडेमियोलॉजी, कि वहाँ रहने के बाद 5 साल 10 साल के बाद में उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। तो दिस वॉज हाउ अ ड्रग इज डिस्कवर्ड। ओके, तो साइनिंग ऑफ, टाटा।